नमस्कार और हमारी इस रात की वेधशाला में आपका स्वागत है। आराम से बैठ जाइए। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको ब्रह्मांड की सबसे विशाल वस्तुओं की स्थिरता पर भी शक करने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और यह कल्पना करने की कोशिश की है कि आप जो देख रहे हैं उसका पैमाना कितना बड़ा है? अरबों तारे, जिनको आप हर एक को एक सूरज मान सकते हैं, और अरबों आकाशगंगाएं, गैलेक्सी, जिनकी हर एक ऐसे सैकड़ों अरब सूरज का एक द्वीप है। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी ही एक आकाशगंगा, जो सबसे बड़ी और सबसे चमकदार थी, अचानक गायब हो गई। ना वह फटी, ना बुझी, बस गायब हो गई। अपने पीछे सिर्फ एक फैली हुई शून्यता और खगोल शास्त्रियों के लिए गहरी हैरानी छोड़ गई। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह एक वास्तविक रहस्य है, जिसे एबेल 2261 क्लस्टर की समस्या, अबेल 2267 क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। आज हम मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है और क्यों मानवता के सर्वश्रेष्ठ दिमाग अभी तक इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए, हमारी यह खगोलीय खोज अब शुरू होती है। इस रहस्य की गहराई समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हम किस चीज से निपट रहे हैं। सिर्फ सितारों के एक शहर की नहीं, बल्कि सैकड़ों और हजारों ऐसे शहरों से बने एक पूरे महानगर की कल्पना कीजिए। यही है आकाशगंगाओं का समूह, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ये ब्रह्मांड में सबसे विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई संरचनाएं हैं। ये एक विशाल जाले की तरह है, जिनकी गांठों में आकाशगंगाएं, गैस, धूल और निश्चित रूप से ढेर सारी डार्क मैटर, अंधेरा पदार्थ जमा है। जिस समूह की हम बात कर रहे हैं उसका कैटलॉग नाम है एबेल 267। ये हमसे लगभग 2.7 अरब 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसके केंद्र में किसी भी अन्य समूह की तरह सबसे चमकदार और सबसे विशाल आकाशगंगा होनी चाहिए, जिसे समूह की सबसे चमकदार आकाशगंगा कहा जाता है। यह एक तरह की महारानी है, एक गुरुत्वाकर्षण सम्राट, जिसने समय के साथ अपने से छोटे दर्जनों पड़ोसियों को निगल लिया है। लेकिन यही महारानी, ये एबेल 1461 समूह की केंद्रीय आकाशगंगा ही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनी है। यह ऐसी नहीं है जैसी इसे होनी चाहिए। इसका मूल केंद्र, इसका नाभिक, अनुपस्थित है, जहां अरबों पुराने सितारों और एक अति विशाल ब्लैक होल, कृष्ण विवर का घना जथा होना चाहिए था। खगोल शास्त्रियों को सिर्फ एक धुंधला फैला हुआ बादल दिखाई देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपको सिंहासन कक्ष मिल जाए, लेकिन न ही वहां सिंहासन हो और न ही राजा। और इसी पल से आधुनिक खगोल भौतिकी की सबसे रोमांचक जांच शुरू हुई। तो चलिए, अब हम सीधे उस पहले अवलोकन की गहराई में उतरते हैं, जिसने इस पूरी पहेली को जन्म दिया। इसकी शुरुआत हबल अंतरिक्ष दूरबीन, हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा के एक सामान्य अध्ययन से हुई थी। इस महान उपकरण के साथ काम करने वाले खगोल शास्त्री दूर अंतरिक्ष के अद्भुत दृश्यों के अभ्यस्त थे। लेकिन एबेल 233 अबेल 2004 नामक गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में उन्होंने जो कुछ देखा, वह उनकी कल्पना से परे था। इस विशालकाय क्लस्टर के केंद्र में एजीसी 2.395 एजीसी 2-395 के नाम से जानी जाने वाली एक गैलेक्सी मौजूद थी। यह बहुत बड़ी थी, फैली हुई थी। इसका प्रकाश 2 मिलियन प्रकाश वर्ष से भी अधिक के व्यास में विकीर्ण था। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के व्यास से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी चमक जिस तरह से फैली हुई थी, वह अस्वाभाविक रूप से एक समान थी। आमतौर पर विलय, मर्जर की एक लंबी प्रक्रिया से बनने वाली ऐसी विशालकाय अंडाकार एलिप्टिकल गैलेक्सियों में एक बहुत ही चमकीला और सघन केंद्र, कॉम्पैक्ट कोर होता है। यही वह स्थान होता है जहां सितारों का घनत्व सबसे अधिक होता है, जहां मुख्य द्रव्यमान केंद्रित होता है। लेकिन इस गैलेक्सी में वह कोर मौजूद ही नहीं था। इसके बजाय गैलेक्सी का केंद्र खाली और फूला हुआ लग रहा था, मानो किसी ने इसका दिल ही निकाल लिया हो। वैज्ञानिकों की शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास और तकनीकी संदेह का मिश्रण थी। क्या यह डेटा प्रोसेसिंग में कोई त्रुटि थी, या हबल के उपकरणों के काम करने का कोई तरीका? दर्जनों बार जांच की गई,
और डेटा को बार बार विभिन्न पद्धतियों और फिल्टर्स का उपयोग करके विश्लेषित किया गया, लेकिन परिणाम अपरिवर्तित रहा। गैलेक्सी का केंद्रीय क्षेत्र असामान्य रूप से धुंधला और विरल था। इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे आप रात में किसी महानगर की तस्वीर देख रहे हो और आप पाएं कि उसका व्यावसायिक केंद्र, जहां हजारों गगनचुंबी इमारतों की रोशनी चमकनी चाहिए, वह पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। यह अवलोकन उस नाटक का पहला अंक बन गया जो आज भी जारी है। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे किसी गलती का नहीं, बल्कि एक मौलिक विसंगति, फंडामेंटल एनोमली का सामना कर रहे थे, जिसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक था। छियास्तमो ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सियों में से एक के कोर को किस चीज ने इस तरह से फुला दिया, उसके केंद्रीय भाग को लगभग मिटा दिया। खगोलविदों के इस सदमे को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि समूह की सबसे चमकीली आकाशगंगा, या अंग्रेजी में जिसे बीसीजी कहा जाता है, वह असल में क्या होती है। यह केवल समूह की सबसे बड़ी आकाशगंगा नहीं होती। यह एक असल ब्रह्मांडीय राक्षस है, एक नरभक्षी जो अपने पड़ोसियों को निगलकर बड़ा होता है। आकाशगंगाई समूह के घने केंद्र में आकाशगंगाओं का आपस में टकराना और विलय हो जाना एक आम प्रक्रिया है। अरबों वर्षों के दौरान गुरुत्वाकर्षण छोटी आकाशगंगाओं को केंद्र की ओर खींचता है, जहां वे केंद्रीय विशालकाय आकाशगंगा द्वारा पकड़ डी ली जाती है और निगल ली जाती है। ऐसा हर विलय उसे तारे, गैस और सबसे महत्वपूर्ण, उन आकाशगंगाओं के केंद्रीय अतिविशालकाय ब्लैक होल को आपस में मिला देता है। आकाशगंगाई नरभक्षण कही जाने वाली यह प्रक्रिया एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा के निर्माण की ओर ले जाती है, जिसका नाभिक, कोर, अत्यधिक विशाल और घना होता है। सैद्धांतिक मॉडल और सैकड़ों अन्य समूहों के अवलोकन इस तस्वीर की पुष्टि करते हैं। B.C.G का केंद्र हमेशा असाधारण रूप से चमकीला और सुस्पष्ट होता है। यही उनकी पहचान है, उनकी उथल-पुथल भरी कहानी का परिणाम। लेकिन अबेल 2D समूह के केंद्र में मौजूद आकाशगंगा इस नियम को पूरी तरह से तोड़ ढाती है। इसका फूला हुआ और धुंधला नाभिक बताता है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। यह केवल सामान्य से हटकर एक विचलन, डिविएशन नहीं है, बल्कि यह आकाशगंगाओं के निर्माण के स्थापित मॉडलों का सीधा खंडन है। कल्पना कीजिए कि एक पुरातत्वविद को एक प्राचीन शहर मिलता है, लेकिन उसके केंद्र में, जहां किसी शासक का मंदिर या महल होना चाहिए, वहां एक बड़ा खाली गड्ढा है। यह उस स्थान के इतिहास के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। ठीक इसी तरह एबेल 2067 की केंद्रीय आकाशगंगा के नाभिक की अनुपस्थिति खगोल भौतिकविदों को ब्रह्मांड की सबसे चरम स्थितियों में आकाशगंगाओं के जीवन और मृत्यु के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसी विसंगति है जो या तो किसी नई, पहले से अज्ञात भौतिक प्रक्रिया की ओर इशारा कर सकती है, या हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है कि हमारे मौजूदा सिद्धांत अपूर्ण है। हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में, मानो किसी ड्रैगन के दिल में, एक राक्षस सोया हुआ है, और वो है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह महज कोई कल्पना या रूपक नहीं है, बल्कि एक स्थापित खगोलीय तथ्य है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी सैजिटेरियस ए स्टार नाम के एक पिंड के चारों ओर घूमती है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 4 मिलियन गुना से भी ज्यादा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ब्लैक होल तो इससे भी ज्यादा विशाल है। और जिन सबसे चमकदार गैलेक्सी समूहों की हम बात कर रहे हैं, उनके केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान तो कई अरबों सौर द्रव्यमान तक पहुंच सकता है। ये वस्तुएं सिर्फ निष्क्रिय गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं है। ये गैलेक्सी के विकास, एवोल्यूशन में अहम भूमिका निभाते हैं, सितारों के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और उनकी संरचना को आकार देते हैं। केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के बिना किसी विशाल गैलेक्सी को ढूंढना किसी जीवित जीव में डीएनए न मिलने जैसा है। हमारी वर्तमान समझ के दायरे में यह असंभव है। और यहीं पर एबेल 62 अबेल 267 की गुत्थी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अगर इस केंद्रीय गैलेक्सी में कोई केंद्रक नहीं है,
तो उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल कहाँ है? उसे वहां होना ही चाहिए। ये पूरे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सबसे विशाल ब्लैक होलों में से एक होना चाहिए, जिसका द्रव्यमान शायद 100 अरब सूर्यों तक हो सकता है। उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को अपने चारों ओर तारों का एक घना समूह इकट्ठा कर लेना चाहिए था। वही केंद्रक, कोर, जो हमें नहीं दिख रहा है। केंद्रक, न्यूक्लियस की अनुपस्थिति सीधे तौर पर यह इशारा करती है कि शायद ब्लैक होल भी अपनी सामान्य जगह पर मौजूद नहीं है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि ज्यादातर वैज्ञानिक शुरुआत में इसे जुबान पर लाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। हमारे सौर मंडल के आकार का और अरबों सूर्यों के द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल आखिर कहाँ गायब हो सकता है? यह महज वाष्पित, एवेपोरेट नहीं हो सकता। ये फट नहीं सकता। यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाली वस्तुओं में से एक है। इस तरह जांच का रुख इस सवाल से हट गया कि केंद्रक इतना फूला हुआ, ब्लोटेड क्यों है, और एक कहीं ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर आ गया, ब्लैक होल कहाँ है? इस लापता राक्षस की तलाश करना इस रहस्यमय समूह का अध्ययन करने वाले सभी लोगों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन गया। जब असंभव चीजों का सामना होता है, तो हमें सबसे अविश्वसनीय परिकल्पनाओं पर विचार करना पड़ता है। और खगोल भौतिकविदों के दिमाग में जो पहला सिद्धांत आया, वो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कहानी से कम नहीं था। क्या हो अगर एक कृष्ण विवर ब्लैक होल को उसकी अपनी आकाशगंगा से ही बाहर फेंक दिया गया हो? यह भले ही विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन इस विचार के पीछे एक ठोस, वास्तविक भौतिक आधार है, जो ब्रह्मांड की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों से जुड़ा है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, जब कृष्ण विवरों जैसी दो विशाल वस्तुएं एक दूसरे के चारों ओर घूमती है और आपस में मिल जाती है, तो वे दिक्काल, स्पेस टाइम की संरचना में लहरें पैदा करती है। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे अपने साथ भारी मात्रा में ऊर्जा और संवेग ले जाती है। यदि विलय असममित तरीके से होता है, उदाहरण के लिए, यदि कृष्ण विवरों का द्रव्यमान अलग अलग हो या वे अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हों, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन भी असममित होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई रॉकेट गैस का जेट पीछे की ओर फेंककर आगे बढ़ता है। कृष्ण विवरों के मामले में वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की धार को एक दिशा में बाहर निकालते हैं और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार उन्हें विपरीत दिशा में एक जोरदार किक या धक्का मिलता है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण प्रतिघात या किक कहा जाता है। गणनाओं से पता चलता है कि इस झटके की गति बहुत विशाल हो सकती है, प्रति सेकंड सैकड़ों, यहां तक कि हजारों किलोमीटर तक। यह गति किसी भी विशालकाय आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को तोड़ने और नवजात विलीन कृष्ण विवर को अंतर आकाशगंगीय अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भटकने के लिए भेजने के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। ये परिदृश्य देखी गई तस्वीर में पूरी तरह से फिट बैठता था। कल्पना कीजिए, एबेल तो द सुतुमतीत्सटो क्लस्टर के केंद्र में दो विशाल आकाशगंगाएं आपस में मिल गईं। उनके अति विशाल कृष्ण विवर एक दूसरे की ओर लपके, एक घातक नृत्य में घूमे और एक में विलीन हो गए। आह! विलय के क्षण में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक असम्मित उत्सर्जन हुआ और लाखों करोड़ों सूर्यों के द्रव्यमान वाला यह नवजात दानव अपनी मूल आकाशगंगा के केंद्र से एक तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। जाते जाते उसने नजदीकी कुछ तारों को भी अपने साथ खींच लिया, जबकि केंद्र के बाकी तारे अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खोकर बिखर गए। इसी कारण हमें वह फूला हुआ और धुंधला प्रभामंडल दिखाई देता है जिसे हम देख रहे हैं। यह सिद्धांत शानदार, आकर्षक और भयभीत करने वाला था। इसने हर चीज की व्याख्या कर दी, लेकिन किसी भी अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी की तरह इसे भी प्रमाण की आवश्यकता थी। एक बेदखल ब्लैक होल का विचार, इजेक्टेड ब्लैक होल, बेहद रोमांचक था, लेकिन इसे सिर्फ एक सुंदर परिकल्पना न रहने देने के लिए जरूरी था कि हम घटनास्थल को, या ज्यादा सटीक कहें तो अपराध के उपकरण, उस भटकते हुए ब्लैक होल को ही खोज निकाले।
इसे कैसे ढूंढा जाए? ब्लैक होल अपनी परिभाषा के हिसाब से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, पर वे पूरी तरह से अदृश्य भी नहीं होते। जब कोई ब्लैक होल अंतर आकाश गंगा माध्यम इंटरगैलेक्टिक मीडियम में घूमता है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आसपास की गैस और धूल को आकर्षित करता है। यह सामग्री जब ब्लैक होल की ओर गिरती है, तो एक अभिवृद्धि डिस्क, एक्रीशन डिस्क में घूमती है, लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती है और जोर से चमकने लगती है, विशेष रूप से एक्स-रे विकिरण में। इसलिए एक भटकता हुआ सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी मूल आकाशगंगा के केंद्र से दूर एक चमकीले बिंदु समान एक्स-रे स्रोत, पॉइंट सोर्स एक्स-रे की तरह दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसी ब्लैक होल भले ही उसे बाहर फेंक दिया गया हो, फिर भी उसमें विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाकी रहती है। वह अपने नजदीकी कुछ सितारों के समूह को अपने साथ खींच सकती थी, जिससे एक हाइपरकॉम्पैक्ट स्टार क्लस्टर, अति सघन तारा समूह बन जाता। यह समूह भले ही बहुत छोटा होता, लेकिन अत्यंत उज्ज्वल और सघन होता, जिसे हबल दूरबीन से आसानी से ढूंढा जा सकता था। आखिर में अपनी पूर्व आकाश गंगा के गैस के बीच से उड़ते हुए ब्लैक होल को अपने गुरुत्वाकर्षण से गैस को संपीड़ित, कंप्रेस करना चाहिए था, जिससे तारा जनन, स्टार फॉर्मेशन के विस्फोट होते। यह दृश्य भागने वाले की गति को दर्शाती हुई युवा नीले तारों की एक श्रृंखला या चाप, एआरसी के रूप में दिखाई देता। इन भविष्यवाणियों से लैस होकर खगोलविदों ने एक वास्तविक खोज शुरू कर दी। उन्होंने बार बार हबल की तस्वीरों की छानबीन की, छोटे चमकीले तारा समूहों या युवा तारों की संदिग्ध श्रृंखलाओं की तलाश में। उन्होंने एबेल 2261, आबेल 2069 पर मानव जाति की सबसे शक्तिशाली एक्स-रे दूरबीनों में से एक, चंद्रा वेधशाला को केंद्रित किया। उनका लक्ष्य सीधा था, एक चमकीले बिंदु को ढूंढना, जो इस लापता दैत्य के ठिकाने का खुलासा कर सके। ये काम लाखों प्रकाश वर्ष बड़े घास के ढेर में एक सुई खोजने जैसा था, मगर दांव बहुत बड़े थे। आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे साहसी विचारों में से एक को प्रमाणित करने का सवाल था। चंद्र एक्स-रे वेधशाला हमारे लिए वह आंख है जो ब्रह्मांड में सबसे गर्म और ऊर्जावान प्रक्रियाओं को देख सकती है। नासा द्वारा साल 1999 में लॉन्च की गई, इसमें एक्स-रे रेंज में बेमिसाल स्पष्टता है। जहां हबल हबल हमें दृश्य प्रकाश में तारे और आकाशगंगाएं दिखाता है, वहीं चंद्र ब्लैक होल के चारों ओर एक्रीशन डिस्क, एक्रीशन डिस्क, सुपरनोवा के अवशेष और आकाशगंगा समूहों को भरने वाली लाखों डिग्री गर्म गैस को देखती है। अबेल 35 अबेल 2011 समूह में एक बाहर निकल गए सुपरमैसिव ब्लैक होल, अत्यधिक विशाल ब्लैक होल की तलाश में चांद्रा ही सबसे बड़ी उम्मीद थी। वैज्ञानिकों ने इस दूरबीन पर काफी अवलोकन समय, ऑब्जर्वेशन टाइम मांगा और प्राप्त किया, और इसके संवेदनशील डिटेक्टरों को रहस्यमय समूह के ठीक केंद्र में निशाना बनाया। उन्हें एक उज्ज्वल एक्स-रे स्रोत दिखने की उम्मीद थी, एक भटकते हुए ब्लैक होल पर गिरती हुई गैस का स्पष्ट संकेत। अवलोकन कई घंटों तक चला, जिसमें अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले हर कीमती फोटोन को इकट्ठा किया गया। इसके बाद डेटा विश्लेषण का लंबा और कठिन काम शुरू हुआ। कंप्यूटरों ने गीगाबाइट जानकारी को छाना, एक्स-रे उत्सर्जन के विस्तृत नक्शे बनाए और पृष्ठभूमि शोर, बैकग्राउंड नॉइज को हटाया। वैज्ञानिक अपनी सांसें रोककर प्राप्त छवियों को देखने लगे। वे ठीक उसी बिंदु, उसी संकेत की तलाश कर रहे थे जो उनके सिद्धांत की पुष्टि कर सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी भारी निराशा के लिए कोई भी उज्ज्वल या सघन एक्स-रे स्रोत नहीं मिला, जिसे निश्चित रूप से भटकते हुए ब्लैक होल से जोड़ा जा सके। कुछ हल्के एक्स-रे उत्सर्जन के गुच्छे जरूर पाए गए, लेकिन वे कुछ भी हो सकते थे, जैसे कि पृष्ठभूमि की आकाशगंगाएं या गैस के छोटे समूह। उनमें से किसी की भी चमक इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह सक्रिय रूप से पदार्थ निगलने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल से मेल खा सके। यह ग्रेविटेशनल रिकॉयल, गुरुत्वीय प्रतिक्रिया के सिद्धांत के लिए एक बड़ा झटका था। बेशक यह माना जा सकता था
कि ब्लैक होल किसी कारण से गैस जमा नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वह बहुत कम घनत्व वाले अंतर आकाशगंगा माध्यम इंटरगैलेक्टिक मीडियम से गुजर रहा हो, लेकिन ऐसा होना असंभव लग रहा था। अबेल दौदा सोर्सेस का पाव समूह गर्म गैस से भरा हुआ है और इतने बड़े आकार की कोई भटकती हुई वस्तु बिना कोई ध्यान देने योग्य निशान छोड़े आगे नहीं निकल सकती। एक्स-रे संकेत की अनुपस्थिति ने सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम कर दी। यह रहस्य सुलझने के बजाय और भी उलझ गया। अगर ब्लैक होल बाहर नहीं निकला, तो आखिर वह है कहां? चंद्रा, चांद्रा मिशन के तहत हुई खोज की असफलता ने वैज्ञानिकों को वापस शुरुआती बिंदु पर लौटने और वैकल्पिक परिदृश्यों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हो सकता है वे जो खोज रहे थे वह न तो वहां था और न ही उस रूप में। इसी तरह दूसरी मुख्य परिकल्पना का जन्म हुआ, जो भले ही कम नाटकीय हो, पर उतनी ही रहस्यमय है। क्या हो अगर ब्लैक होल कहीं उड़कर गया ही नहीं? क्या हो अगर वह अभी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है, लेकिन किसी कारणवश हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके चारों ओर लगभग कोई तारे बचे ही नहीं है? इस विचार को गैलेक्टिक स्ट्रिपिंग या खोल हटाने की परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। यह मानती है कि एबेल 2 अबेल 2 में मौजूद केंद्रीय आकाशगंगा सिर्फ एक विलय मर्जर का नहीं, बल्कि विलयों की एक पूरी श्रृंखला का परिणाम है। आइए एक स्थिति की कल्पना करें। दो बड़ी आकाशगंगाएं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, आपस में विलीन हो जाती है। उनके ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और एक बाइनरी दोहरी प्रणाली बनाते हैं। यह दोहरा ब्लैक होल एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करता है। अपनी परिक्रमा से यह संयुक्त आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद तारों की कक्षाओं में उथल-पुथल मचाता है और धीरे-धीरे उन्हें बहुत दूर खींची हुई कक्षाओं में धकेल देता है। यह प्रक्रिया केंद्रक कोर से तारों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल देती है, जिससे वह कम घना और अधिक विस्तृत फैला हुआ हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि इसके तुरंत बाद एक और विलय होता है, एक तीसरी आकाशगंगा के साथ। उसका ब्लैक होल भी केंद्र की ओर बढ़ता है, जिससे एक त्रिक प्रणाली ट्रिपल सिस्टम बन जाती है। ऐसी प्रणाली की गतिशीलता तारकीय केंद्र के लिए और भी अधिक अराजक और विनाशकारी होती है। अरबों वर्षों में ऐसे कई विलयों की श्रृंखला के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से तारों से साफ किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप हमें वही मिलता जो हम देखते हैं, एक विशाल फैली हुई आकाशगंगा, जिसका केंद्रक बहुत मंद और विरले तारों वाला है, और उसके ठीक केंद्र में हमारी आंखों से छिपे हुए एक नहीं, बल्कि शायद दो या यहां तक कि 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं, जो अभी तक विलीन नहीं हुए हैं और जिन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण नृत्य ग्रेविटेशनल डांस से आसपास के सभी तारों को भगा दिया है। यह परिकल्पना ब्लैक होल के बाहर निकलने की किसी असामान्य अवधारणा का सहारा लिए बिना चमकीले तारकीय केंद्रक की अनुपस्थिति को खूबसूरती से समझाती है। यह मानती है कि ब्लैक होल अपनी जगह पर है, बस वे एक ऐसे खालीपन से घिरे हैं जिसे उन्होंने खुद ही उत्पन्न किया है। खोल हटाने, शेल स्ट्रिपिंग वाली यह परिकल्पना पहली नजर में काफी विश्वसनीय लगी, लेकिन इसमें भी कुछ कमजोरियां थीं। पहली बात, अबेल 2 में जैसा कोर साफ सुथरा दिखता है, वैसा करने के लिए गैलेक्सी विलय गैलेक्सी मर्जर की बहुत ही खास परिस्थितियों की जरूरत पड़ती। ये कोई एक जोरदार टकराव नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार शुष्क विलय ड्राई मर्जर्स की एक श्रृंखला होनी चाहिए, यानी ऐसी गैलेक्सीज का विलय जिनमें गैस पहले ही कम हो चुकी हो। अगर गैस होती तो वह ठंडी होकर केंद्र में नए तारे बना देती और एक चमकदार कोर फिर से बन जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। विलय का इतना अनोखा इतिहास रखने वाला क्लस्टर ढूंढ पाना सांख्यिकीय दृष्टि से लगभग असंभव है। दूसरी बात, अगर तारे केंद्र से बाहर निकाल दिए भी गए थे,
तो वे यूं ही गायब नहीं हो सकते थे। उन्हें गैलेक्सी के चारों ओर एक विशाल फैला हुआ तारों का हेलो, स्टेलर हेलो, बनाना चाहिए था। हालांकि ऐसा हेलो दिखाई देता है, लेकिन उसकी संरचना, स्ट्रक्चर और घनत्व डेंसिटी मॉडल की भविष्यवाणियों से पूरी तरह मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि केंद्र में न केवल तारों की कमी है, बल्कि इस द्रव्यमान, मैस, की गैलेक्सी में जितने तारे होने चाहिए, कुल मिलाकर उससे भी कम है। लेकिन इस सिद्धांत के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क तो काले छेदों, ब्लैक होल्स से जुड़ा था। यदि केंद्र में सचमुच अतिविशाल काले छेदों की दोहरी या तिहरी प्रणाली, डबल और ट्रिपल सिस्टम मौजूद है, तो उन्हें समय के साथ विलय कर जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, विलय की इस प्रक्रिया के साथ गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स का जबरदस्त उत्सर्जन होता है। भले ही अंतिम ब्लैक होल को बाहर निकालने के लिए धक्का, किक काफी मजबूत ना रहा हो, लेकिन विलय की प्रक्रिया को अपने पीछे कुछ निशान छोड़ने चाहिए थे। गैलेक्सी की संरचना में कुछ विकृतियां, डिस्टॉर्शंस, जो खगोलविदों, एस्ट्रोनॉमर्स को अभी तक नहीं मिली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ब्लैक होल अभी तक विलय नहीं हुए हैं, तो उन्हें आसपास की गैस और तारों के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, जिससे कुछ खास रेडियो एंड एक्सरे सिग्नेचर्स पैदा होते, जो अभी भी नहीं देखे गए हैं। इस प्रकार खोल हटाने की परिकल्पना भी एक पूर्ण और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। इसने भले ही फूले हुए कोर की व्याख्या कर दी, लेकिन इसने नए सवाल खड़े कर दिए कि हम इसके द्वारा अनुमानित किए गए अन्य प्रभावों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वैज्ञानिक समुदाय एक तरह के गतिरोध, डेडलॉक में फंस गया। दोनों प्रमुख सिद्धांतों, उत्सर्जन का सिद्धांत, इजेक्शन थ्योरी, और खोल हटाने का सिद्धांत, स्ट्रिपिंग थ्योरी, में अपनी अपनी मजबूतियां और कमजोरियां थीं। इनमें से कोई भी अबेल तोल्तास्तोस्कसट की सभी अजीबोगरीब विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं समझा सका। यह स्पष्ट था कि इस पहेली को सुलझाने के लिए एक नए उपकरण या इस समस्या पर एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। और अब इस रंगमंच पर उतरता है एक नया दावेदार, आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी उम्मीद, जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप। सन 2021 के आखिर में लॉन्च किया गया यह टेलीस्कोप हबल का उत्तराधिकारी है, लेकिन इसकी क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा बेहतर और अद्वितीय है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका विशाल 6.5 मीटर का दर्पण और अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड को देखने की इसकी विशेष क्षमता। अब सवाल यह है कि एबेल 267 के रहस्य को सुलझाने के लिए यह इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले, अवरक्त प्रकाश धूल के बादलों को बेहतर तरीके से भेद कर आगे निकल जाता है। अगर वह भटकता हुआ ब्लैक होल या उसके तारों का समूह घने धूल के बादलों के पीछे छिपा है, तो वेब उसे वहां भी देख पाएगा, जहां हबल को सिर्फ अंधेरा दिखता था। दूसरी बात, वेब पुराने और ठंडे तारों को देखने में माहिर है। वह तारे जो विशाल अंडाकार आकाश गंगाओं का मुख्य द्रव्यमान बनाते हैं। यह हबल के मुकाबले केंद्रीय आकाश गंगा में तारों के द्रव्यमान के वितरण का बहुत ज्यादा सटीक नक्शा बना सकता है, और इसके केंद्र में उस खाली जगह यानी वॉइड की उपस्थिति और आकार को आखिरी तौर पर पुष्टि या खारिज कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वेब में अद्वितीय संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी है। यह बेहद धुंधले और दूर के पिंडों को भी खोज निकाल सकता है। अगर केंद्रीय आकाश गंगा के आसपास कहीं पर कोई हाइपर कंपैक्ट यानी अति सघन तारों का समूह छिपा हुआ है, वही सेना जिसे ब्लैक होल अपने साथ खींच ले गया था, तो वेब उसे ढूंढने का सबसे बेहतरीन औजार है। यह उस समूह को उसके रंग, आकार और तारों की रचना के आधार पर आम ग्लोबुलर क्लस्टर्स या बैकग्राउंड में मौजूद आकाशगंगाओं से अलग पहचान सकता है। एबेल 267 की समस्या पर काम कर रहे खगोल वैज्ञानिकों को जेम्स वेब से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। इस रहस्यमय समूह का निरीक्षण पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, और हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं तब भी यह किया जा रहा हो। अब तक वेब द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े, डेटा
किसी एक सिद्धांत के पक्ष में निर्णायक सबूत बन सकते हैं, या इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह हमें कोई ऐसा बिल्कुल नया, चकित कर देने वाला नतीजा दे सकता है जो हमें एक तीसरी और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली परिकल्पना सोचने पर मजबूर कर दे। हम एक ऐसे अद्वितीय दौर में जी रहे हैं जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब अगले कुछ महीनों या सालों में मिल सकता है। इस रहस्य का हल जो भी निकले, लेकिन एबेल 2021 अबेल 2021 जैसी विसंगति का अस्तित्व ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए बहुत बड़े निहितार्थ रखता है। यह केवल कोई स्थानीय अजीबोगरीब बात नहीं है। यह आकाश गंगाओं के विकास के मूलभूत मॉडलों के लिए एक चुनौती है। अगर गुरुत्वाकर्षणीय प्रत्याक्षेप ग्रेविटेशनल रिकॉयल का सिद्धांत सही साबित होता है, तो यह पहला सीधा अवलोकन होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि अति विशालकाय ब्लैक होल वास्तव में अपनी आकाशगंगाओं से बाहर फेंके जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अरबों सूर्यों के द्रव्यमान वाले अदृश्य अंधेरे राक्षस अंतर आकाशगंगा स्थान में भटक रहे होंगे। इससे अनुसंधान का एक बिल्कुल नया क्षेत्र खुल जाएगा। भटकते हुए विशालकाय ब्लैक होल की आबादी। यह कितनी बार होता है? वे अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या वे गैस को पकड़कर अपने चारों ओर नई बौनी आकाशगंगाएं बना सकते हैं? यह ब्रह्मांड की जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी के बारे में हमारे विचार को पूरी तरह बदल देगा। दूसरी ओर, यदि शेल स्ट्रिपिंग की परिकल्पना सही निकलती है, तो ये पता चलेगा कि आकाशगंगा समूह के केंद्रों में गतिशीलता कितनी जटिल और अराजक हो सकती है। इससे आकाशगंगाओं और ब्लैक होल के विलय मर्जर के मॉडलों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और हमें उनमें नए, अधिक सूक्ष्म प्रभावों को जोड़ना होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि अति विशालकाय ब्लैक होल के विलय की प्रक्रिया में जितना हमने सोचा था, उससे कहीं अधिक समय लगता है, और ऐसे पिंडों की दोहरी या तिहरी प्रणालियों का अस्तित्व समूह के केंद्रों के लिए दुर्लभ नहीं, बल्कि शायद एक नियम है। लेकिन एक तीसरी संभावना भी है। क्या होगा अगर दोनों ही सिद्धांत गलत हों? क्या होगा यदि हम किसी पूरी तरह से नई, अज्ञात भौतिकी की अभिव्यक्ति देख रहे हैं? संभवतः यह श्याम पदार्थ, डार्क मैटर के गुणों से संबंधित है, जो समूह के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। या शायद यह स्वयं ब्लैक होल की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उससे जो घटना क्षितिज, इवेंट हॉरिजन के पार होता है। एबेल 82 का रहस्य इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ये एक ऐसी विसंगति को ढूंढता है जो दुनिया की मौजूदा तस्वीर में फिट नहीं बैठती, और यही नए ज्ञान के लिए विकास का केंद्र बन जाता है। यह ब्रह्मांडीय पहेली हमें अपनी पारंपरिक सोच से बाहर निकलने और हमारी दुनिया की संरचना के बारे में सबसे साहसी सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। तो आइए अब हम मुख्य संदिग्ध यानी गुरुत्वीय धक्के, ग्रेविटेशनल रिकॉयल की ओर लौटते हैं। इस घटना का पैमाना, माप समझने के लिए हमें यह कल्पना करनी होगी कि इससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दो अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल का विलय, मर्जर, महाविस्फोट के बाद से ब्रह्मांड में हुई सबसे शक्तिशाली घटना है। एक सेकंड के अंशों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो पूरे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के सभी सितारों की कुल प्रकाश ऊर्जा से भी अधिक होती है। यह आंकड़ा वाकई होश उड़ा देने वाला है, और यदि इस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी असममित रूप से निर्देशित होता है, तो यह विलय हुए ब्लैक होल को एक बहुत बड़ी गति देने के लिए पर्याप्त है। इस प्रक्रिया का भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जटिल है, और इसके लिए आइंस्टीन के समीकरणों को हल करने वाले सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुलेशंस की आवश्यकता होती है। ये सिमुलेशन दर्शाते हैं कि इस धक्के की तीव्रता दो मुख्य मापदंडों पर निर्भर करती है: विलय करने वाले ब्लैक होल के द्रव्यमान का अनुपात, मास रेशियो, और उनके स्पिन, घूर्णन अक्ष का ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। अधिकतम प्रतिकर्ष, रिकॉयल, तब प्राप्त होता है जब ब्लैक होल के स्पिन विपरीत दिशाओं में निर्देशित होते हैं और उनकी कक्षा के प्लेन, तल में होते हैं।
ऐसे आदर्श मामले में धक्के की गति 5000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। यह प्रकाश की गति का लगभग 2% है। इतनी विशाल आकाशगंगा के लिए भी पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, केवल कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होता है। इस तरह सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल को बाहर फेंकना, इजेक्ट करना पूरी तरह से संभव है। लेकिन ऐसा आदर्श परिदृश्य सिनेरियो कितना संभावित है? सांख्यिकीय रूप से अधिकांश विलय अधिक अराजक स्पिन ओरिएंटेशन के साथ होने चाहिए, जिससे धक्के की गति बहुत कम रहती है। एबेल 2006 अबेल 2008 में विसंगति एनोमली की व्याख्या करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली धक्का आवश्यक है, और इसका मतलब है विलय की एक बहुत ही विशिष्ट संरचना, कॉन्फ़िगरेशन। यह ब्लैक होल के बाहर निकलने की परिकल्पना को संभव तो बनाता है, लेकिन संभावना के दृष्टिकोण से यह थोड़ा खींचा हुआ, फारफेच्ड लगता है। वैज्ञानिक मानो यह कह रहे हैं, हाँ, ये हो सकता था, लेकिन इसके लिए सितारों को, यानी ब्लैक होल को, एकदम खास और बहुत कम संभावित तरीके से मिलना पड़ा होगा। इसीलिए भटकते हुए एक्स-रे स्रोत जैसे सीधे सबूतों की अनुपस्थिति इस सिद्धांत को कड़ी चोट पहुंचाती है। यह सिद्धांत एक असाधारण घटना की मांग करता है, लेकिन असाधारण सबूत पेश नहीं करता। क्या हो अगर हम गलत जगह खोज रहे हों? क्या हो अगर वह ब्लैक होल जिसे बाहर फेंक दिया गया है, एक्सरे में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वह भूखा है? मान लीजिए कि ब्लैक होल को सचमुच एक जोरदार धक्का लगा है और अब वह अंतर आकाशगंगा स्पेस में उड़ रहा है। अगर उसके रास्ते में पर्याप्त घने गैस के बादल नहीं है, तो उस पर गैस का जमाव यानी एक्रीशन बहुत कम होगा। गिरने वाले पदार्थ की इतनी कमी होगी कि वह चंद्रा टेलीस्कोप को दिखाई देने वाला कोई चमकदार एक्रीशन डिस्क नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में ब्लैक होल लगभग अदृश्य रहेगा। लेकिन क्या वह किसी और तरीके से अपनी उपस्थिति दर्शा सकता है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना के माध्यम से। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी भारी वस्तु अपने चारों ओर स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष समय को मोड़ देती है। जब दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश ऐसे विशाल पिंड के पास से गुजरता है, तो वह मुड़ जाता है, जैसे कि वह किसी लेंस से गुजर रहा हो। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, चाहे वह भटक ही क्यों न रहा हो, एक बेहद शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लेंस होता है। अगर वह गलती से हमारे देखने की लाइन में किसी दूर की पृष्ठभूमि आकाशगंगा के ठीक सामने आ जाए, तो वह उस आकाशगंगा की छवि को विकृत कर देगा। इससे विशेष प्रकार के चाप, छल्ले या उस आकाशगंगा की कई छवियां बन सकती हैं। जब लेंस कोई छोटा सघन पिंड होता है, तो इस प्रभाव को माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। ऐसी घटनाओं को खोजना एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। हमें लगातार पृष्ठभूमि में मौजूद लाखों सितारों और आकाशगंगाओं पर नजर रखनी होगी, इस उम्मीद में कि हमें क्षणिक विशिष्ट विकृति दिखाई दे जाए। एबेल 1661 के मामले में इसका मतलब होगा कि हबल या वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके बार बार और बहुत गहराई से अवलोकन करना, ताकि इस क्षणभंगुर संकेत को पकड़ा जा सके। यह किसी स्थिर एक्सरे स्रोत को खोजने से कहीं ज्यादा जटिल है। फिर भी यह भूखे भटकते हुए ब्लैक होल का पता लगाने के लिए बचे हुए कुछ ही तरीकों में से एक है। अभी तक इतनी पर्याप्त सटीकता और लंबे समय तक ऐसे अवलोकन नहीं किए गए हैं, लेकिन यह भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक लक्ष्य बन सकता है। यह विचार कि अरबों सूर्यों के द्रव्यमान वाला एक अदृश्य लेंस कहीं अंधेरे में छिपा है, एक ही समय में डरावना और मनमोहक दोनों है। चलिए एक बार फिर हबल टेलीस्कोप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नाभिक के गायब होने के अलावा उसने हमें और क्या दिखाया। हबल द्वारा ली गई इस समूह क्लस्टर की गहरी तस्वीरें वाकई कला का एक बेहतरीन नमूना है। इन तस्वीरों में हमें केवल बीच की विशालकाय आकाशगंगा ही नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी आकाशगंगाएं भी दिखाई देती हैं, जो पूरे दृश्य में फैली हुई है। और इन्हीं के बीच कुछ बहुत दिलचस्प है। इन तस्वीरों में बहुत सी आकाशगंगाएं विकृत यानी खिंची हुई दिखती हैं, जो पतले चापों, आर्क्स के रूप में फैली हुई है।
ये कोई अजीब तरह की आकाशगंगाएं नहीं है। यह सशक्त गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एबेल पियासियोसाफुन, अबेल दोदियोडोसिकड का यह पूरा समूह अपने विशाल द्रव्यमान, जिसका अधिकांश भाग डार्क मैटर है, के कारण एक विशाल प्राकृतिक लेंस की तरह काम करता है। यह लेंस अपने पीछे मौजूद और भी ज्यादा दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है, जिससे हम उन्हें बड़ा और विकृत रूप में देख पाते हैं। इन चापों का अध्ययन करके खगोलविद समूह के भीतर द्रव्यमान के वितरण को बहुत सटीकता से माप सकते हैं। वे एक ऐसा नक्शा बना सकते हैं जो दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में कहाँ केंद्रित है। और यह नक्शा एक और चौंकाने वाली बात सामने लाता है। यह पुष्टि करता है कि समूह का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल उस स्थान पर स्थित है जहां केंद्रीय फूली हुई आकाशगंगा है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहीं भी विस्थापित नहीं हुआ है। यह निष्कासन सिद्धांत, इजेक्शन थ्योरी, के लिए एक समस्या खड़ी करता है। यदि सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो नाभिक के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा था, बाहर निकाल दिया गया होता, तो इससे पूरी आकाशगंगा का द्रव्यमान केंद्र पूरे समूह के द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा लेकिन स्पष्ट रूप से हट जाता। आकाशगंगा को मानो विपरीत दिशा में धक्का लगता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के डेटा ऐसा नहीं दिखाते। केंद्र अत्यधिक सटीकता के साथ मेल खाते हैं। यह एक मजबूत तर्क है कि जो कुछ भी हुआ वह समूह के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर ही हुआ और मुख्य द्रव्यमान कहीं नहीं गया। यह निष्कर्ष इस बात की ओर इशारा करता है कि यह शेलिंग ऑफ या किसी अन्य आंतरिक गतिविधि के कारण था, न कि किसी बाहरी बल द्वारा किए गए निष्कासन के कारण। ऐसा लगता है कि हर नई जानकारी जो हमें अवलोकन से मिलती है, इस पहले से ही उलझी हुई पहेली में बस एक नई परत जोड़ देती है। ऑप्टिक्स और एक्सरे के अलावा खगोलविदों के पास ब्रह्मांड में झांकने का एक और रास्ता है, रेडियो तरंगे। रेडियो टेलीस्कोप से किए गए अवलोकन हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा कणों से जुड़ी होती है। विशेष रूप से सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल अक्सर रेडियो उत्सर्जन के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। वे अपने ध्रुवीय क्षेत्रों से प्लाज्मा की विशाल धाराएं, जिन्हें जेट कहा जाता है, बाहर निकालते हैं। ये जेट्स लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी में चमकते हैं। क्या एबेल 1261 के रेडियो अवलोकन किए गए थे? जी हाँ, जरूर। न्यू मैक्सिको में वेरी लार्ज एरे VLEA जैसी शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप प्रणाली का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने इस क्लस्टर की सावधानीपूर्वक जांच की। वे या तो केंद्र में स्थित ब्लैक होल से होने वाले रेडियो उत्सर्जन या फिर किसी भटकते हुए रेडियो स्रोत की तलाश कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर परिणाम निराशाजनक रहे। गैलेक्सी के केंद्र में कोई भी शक्तिशाली रेडियो स्रोत नहीं मिला जिसकी उम्मीद इतने विशाल ब्लैक होल से की जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्लैक होल मौजूद नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह इस समय निष्क्रिय है, यानी वह सक्रिय रूप से पदार्थ को नहीं निकल रहा है और न ही जेट्स उत्सर्जित कर रहा है। विशाल दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाओं के लिए यह स्थिति काफी सामान्य है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कोई भी ऐसा भटकता हुआ रेडियो स्रोत भी नहीं मिला जो शायद चुंबकीय क्षेत्रों को अपने साथ खींच रहा हो और जो एक बाहर फेंका गया ब्लैक होल हो सकता था। रेडियो सिग्नल का न मिलना एक्सरे सिग्नल के अभाव के साथ मिलकर भटकते हुए ब्लैक होल की परिकल्पना को और भी ज्यादा कमजोर और अविश्वसनीय बना देता है। ऐसा लगता है कि यदि यह दानव ब्लैक होल मौजूद है तो उसने पूरी तरह से गुप्त रहने का फैसला कर लिया है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किसी भी बैंड में अपनी उपस्थिति को उजागर नहीं कर रहा है। इससे हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। या तो ब्लैक होल इतना शांत है कि हम उसे अपने मौजूदा तरीकों से पता नहीं लगा सकते, या वह वहां है ही नहीं और हमें पूरी तरह से किसी और स्पष्टीकरण की तलाश करनी होगी। अनिश्चितता की यह स्थिति
वैज्ञानिकों को एक ही समय में निराश भी करती है और साथ ही उन्हें खोज के नए और अधिक रचनात्मक तरीके खोजने के लिए प्रेरित भी करती है। आइए अब खोल हटाने की परिकल्पना को एक अलग नजरिए से देखें। हमने बात की थी कि एक दोहरा अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल, बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल, एक गुरुत्वाकर्षण व्हिस्क या मथनी की तरह काम कर सकता है, जो तारों को चारों ओर बिखेर देता है। इस प्रक्रिया को स्लिंगशॉट प्रभाव, स्लिंगशॉट इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई तारा दो ब्लैक होल की इस दोहरी प्रणाली के करीब से गुजरता है, तो उसे एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण त्वरण मिलता है और वह बहुत तेजी से आकाशगंगा से बाहर फेंक दिया जाता है। इन तारों को अतिवेग तारे, हाइपरवेलोसिटी स्टार्स कहा जाता है। एबेल 2B61, एबेल 2D62 के केंद्र से बाहर निकलते हुए ऐसे तारों की एक बड़ी आबादी की खोज इस बात का एक मजबूत अप्रत्यक्ष प्रमाण होगी कि केंद्र में वास्तव में एक दोहरा ब्लैक होल छिपा हुआ है। हम ऐसे तारों को कैसे खोज सकते हैं? यह बेहद मुश्किल है। यह आकाशगंगा बहुत दूर है और हम इसमें अलग-अलग तारों को नहीं देख सकते, कुछ दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोटों को छोड़कर। हालांकि हम तारों की कुल आबादी से आने वाली संयुक्त रोशनी का विश्लेषण कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके हम आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों में तारों की औसत गति और उनकी गति के फैलाव, वेलोसिटी डिस्पर्शन को माप सकते हैं। यदि केंद्र में वास्तव में गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट काम कर रहा है, तो हमें केंद्रीय क्षेत्र में गति के फैलाव में असामान्य रूप से उच्च वृद्धि दिखनी चाहिए, जिसे गर्म कोर, हीटेड कोर कहा जाता है। वहां के तारे सामान्य आकाशगंगाओं की तुलना में कहीं अधिक अव्यवस्थित तरीके से गतिमान होने चाहिए। ऐसे मापन शक्तिशाली स्पेक्ट्रोग्राफ से लैस बड़े जमीनी दूरबीनों का उपयोग करके किए गए थे और परिणाम अस्पष्ट निकले। हाँ, उच्च गति वाले तारों की कुछ अधिकता देखी गई है, जो कोर के गतिशील तापन, डायनामिक हीटिंग को इंगित कर सकती है। लेकिन यह प्रभाव उतना मजबूत नहीं है जितना कि दोहरे ब्लैक होल के कुछ मॉडल भविष्यवाणी करते हैं। हो सकता है कि हम इस प्रक्रिया के बचे हुए प्रभाव देख रहे हों, जो अतीत में अधिक सक्रिय थी। या यह भी हो सकता है कि यह प्रक्रिया उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से हम इसका मॉडल तैयार करते हैं। यह पहेली का एक और टुकड़ा है जो किसी भी तस्वीर में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। यह खोल हटाने की परिकल्पना का खंडन नहीं करता है, लेकिन इसे निर्णायक पुष्टि भी नहीं देता है। यह बस इस बात पर जोर देता है कि आकाशगंगाओं के केंद्र को नियंत्रित करने वाला भौतिकी कितना जटिल और बहुआयामी है। हम केवल उन विशालकाय प्रक्रियाओं की गूंज देखते हैं जो अरबों साल पहले हुई थीं, और हम इन गूंजों के आधार पर पूरे नाटक को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नए डेटा का इंतजार करते हुए भी सिद्धांतवादी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वे एबेल थ्वासियो इस साक्ट में देखी गई संरचना को दोहराने की कोशिश में और भी जटिल तथा विस्तृत कंप्यूटर सिमुलेशन बना रहे हैं। ये सिमुलेशन ही हमारा इकलौता जरिया है जिसके जरिए हम सुपर कंप्यूटर पर कुछ हफ्तों या महीनों में अरबों सालों के गैलेक्टिक विकास को चलाकर देख सकते हैं। इन वर्चुअल ब्रह्मांडों में वैज्ञानिक अलग अलग द्रव्यमान और गैस की मात्रा वाली आकाशगंगाओं को टकराते हैं। साथ ही वे अलग अलग दिशाओं में घूम रहे ब्लैक होल का इस्तेमाल भी करते हैं। वे दर्जनों पैरामीटर्स को बदलते रहते हैं ताकि वह अनोखा कॉम्बिनेशन ढूंढ सके जिससे एक फूली हुई लेकिन बिना चमकीले केंद्र वाली आकाशगंगा बन सके। कुछ हालिया सिमुलेशन काफी दिलचस्प नतीजे दे रहे हैं। पता चला है कि इस तरह की संरचना बनाने के लिए उस मजबूत किक धक्के की जरूरत नहीं है जो ब्लैक होल को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। इसके बजाय एक हल्का किक काफी है। यह किक ब्लैक होल को आकाशगंगा से बाहर तो नहीं निकालेगा, लेकिन उसे एक बहुत लंबी और दोलन करती हुई कक्षा ऑन ऑर्बिट पर भेज देगा। ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र के बीच से एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलता रहेगा। केंद्र से हर बार गुजरना एक शॉक वेव की तरह काम करेगा जो सितारों को बिखेर देगा और कोर को ढीला कर देगा।
समय के साथ यह ठीक वैसी ही धुंधली संरचना बना सकता है जैसी हम देख रहे हैं। इस परिदृश्य में ब्लैक होल अभी भी आकाशगंगा के अंदर है, लेकिन केंद्र में नहीं। वह अपनी विशाल कक्षा की परिधि पर कहीं मौजूद है। यह बताता है कि हम इसे केंद्र में क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और यह एक्सरे में भी क्यों अदृश्य हो सकता है, खासकर यदि यह कम घनत्व वाली गैस के क्षेत्र में है। यह पेंडुलम परिदृश्य दो मुख्य परिकल्पनाओं के बीच एक आकर्षक समझौता है। इसमें न तो ब्लैक होल को पूरी तरह से बाहर निकालने की जरूरत है, और न ही कई ब्लैक होल की जटिल, आपस में न मिली हुई प्रणाली की, लेकिन इसकी जांच करना भी जरूरी है। जेम्स वेब इस विस्थापित ब्लैक होल को ढूंढ सकता है, बशर्ते यह थोड़ी सी गैस या सितारों से घिरा हो जो उसके भीतर समा रहे हों। सिमुलेशन जारी है, और हर नया मॉडल खगोलविदों को इस बात के नए संकेत दे रहा है कि उन्हें कहां और क्या देखना चाहिए। चलिए थोड़ी देर के लिए बुनियादी सिद्धांतों से ध्यान हटाकर कुछ और ज्यादा विचित्र या अनोखे बारे में सोचते हैं। कैसा रहेगा अगर हम जिन चीजों से जूझ रहे हैं वो मानक काले छिद्र, ब्लैक होल्स नहीं, बल्कि कुछ और ही हों? पिछले कुछ सालों से सैद्धांतिक भौतिकी, थियोरेटिकल फिजिक्स में बोसॉन तारों, बोसॉन स्टार्स की धारणा को काफी लोकप्रियता मिल रही है। ये ऐसे काल्पनिक पिंड होते हैं जो सामान्य पदार्थ, जिसे फर्मियॉन कहते हैं, की जगह बोसॉन से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सियोन, जिन्हें डार्क मैटर के कण का दावेदार माना जाता है। बोसॉन तारे काले छिद्रों की तरह ही सघन, कॉम्पैक्ट और भारी हो सकते हैं, लेकिन उनमें इवेंट हॉराइजन और सिंगुलैरिटी नहीं होती। वो बस बोसॉन क्षेत्र, फील्ड के बहुत घने गुच्छे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मॉडल बताते हैं कि जब दो बोसॉन तारे आपस में विलय, मर्ज करते हैं, तो वो काले छिद्रों की तरह व्यवहार नहीं करते। सीधे एक होने की बजाय वे फट सकते हैं या बिखर सकते हैं, और अपना अधिकांश द्रव्यमान, मैस, स्केलर क्षेत्रों के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एबेल 2062, अबेल 2062 के केंद्र में हम जो परिणाम देख रहे हैं वो अतिविशाल काले छिद्रों, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के विलय के नहीं, बल्कि अतिविशाल बोसॉन तारों के मिलन के हों? ऐसी घटना केंद्रीय वस्तु को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, और पीछे सिर्फ एक फूला हुआ सितारों का हालो, स्टेलर हेलो छोड़ सकती है। यह परिकल्पना निश्चित रूप से आधुनिक विज्ञान की आखिरी सीमा पर है। हमारे पास अभी तक बोसॉन तारों के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि एबेल 2064 जैसी पहेलियां वैज्ञानिकों को कैसे लीक से हटकर सोचने, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित करती हैं। जब मानक व्याख्याएं काम नहीं करती, तो हमें सैद्धांतिक भौतिकी के सबसे साहसी और अपरीक्षित कोनों में झांकना पड़ता है। अगर जेम्स वेब उस गुमशुदा काले छिद्र को नहीं ढूंढ पाता, तो इस तरह के अनोखे विचार और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है कि यह ब्रह्मांडीय विसंगति, कॉस्मिक एनोमली, सिर्फ हमारे गैलेक्सी विकास के मॉडलों में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल नई फिजिक्स, जो स्टैंडर्ड मॉडल से बाहर है, के अस्तित्व का पहला संकेत हो। आइए समय के पैमाने की बात करते हैं। हम एबेल तोजी 2261 आकाशगंगा समूह को उस रूप में देख रहे हैं जैसा वह 2.7 अरब साल पहले था। प्रकाश को वहां से हम तक पहुंचने में इतना समय लगा है। इसका मतलब है कि वह विनाशकारी घटना जिसके कारण केंद्र गायब हो गया, वह और भी पहले हुई होगी, शायद 3 या 4 अरब साल पहले। यह बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तब से लेकर अब तक इस खगोलीय तंत्र को विकसित होना चाहिए था। यदि ब्लैक होल को बाहर फेंक दिया गया था, तो वह अब तक अपनी मूल आकाशगंगा से लाखों प्रकाश वर्ष दूर जा चुका होगा। उसे अब खोजना 19वीं सदी में चलाई गई किसी खास गोली को ढूंढने जैसा है। यह कहीं भी हो सकती है, और अगर केंद्र में दोहरे ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण गुलेल काम कर रही थी, तो इन अरबों वर्षों में उसे शांत हो जाना चाहिए था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्सर्जन के कारण दोहरे तंत्र की कक्षाएं सिकुड़ गई होंगी, और अंततः दोनों का विलय हो गया होगा।
संभव है कि हम इस आकाशगंगा को उसके जीवन के एक बहुत ही विशिष्ट छोटे से चरण में देख रहे हों, यानी केंद्र के नष्ट होने के ठीक बाद, लेकिन सिस्टम के एक नए संतुलन में आने से पहले। यह ब्रह्मांडीय क्षण का विचार हमारे अवलोकन को और भी ज्यादा अनूठा बनाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने सही समय पर गलती से खिड़की में झांका और एक ब्रह्मांडीय नाटक के परिणाम देख लिए। ये बताता है कि हमें ऐसी प्रणालियां हर जगह क्यों नहीं दिखाई देती। संभव है कि आकाशगंगा समूहों के जीवन में यह एक अत्यंत दुर्लभ और क्षणिक अवस्था हो। दूसरी ओर, यह हमारे काम को और भी कठिन बना देता है। हम बहुत सीमित और पुरानी पड़ चुकी निशानियों के आधार पर सुदूर अतीत की घटनाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह जीवाश्म विज्ञान, पैलियंटोलॉजी जैसा है। बस डायनासोर की हड्डियों के बजाय हमारे पास एक दूरस्थ आकाशगंगा में प्रकाश का वितरण है। वहां से आने वाला हर फोटोन उन प्राचीन घटनाओं के बारे में जानकारी रखता है, और वैज्ञानिकों का काम है अतीत के संदेश को समझकर उसका गूढ़ रहस्य खोलना। यह पूरी कहानी दशकों के तकनीकी विकास की देन है। हमें उन अद्भुत उपकरणों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसा प्रश्न पूछने की क्षमता दी। इसकी शुरुआत जमीन पर लगी दूरबीनों से हुई। 20वीं सदी के मध्य में इन्हीं की मदद से खगोलशास्त्री जॉर्ज ए बेल ने दूर की आकाशगंगाओं के गुच्छों की अपनी प्रसिद्ध सूची यानी कैटलॉग तैयार की। इसके बाद अंतरिक्ष दूरबीनों का द्वार आया। सन 1990 में कक्षा में स्थापित हबल ने हमें ऐसी अद्वितीय स्पष्टता वाली तस्वीरें दी जो पृथ्वी के वायुमंडल की विकृतियों से पूरी तरह मुक्त थीं। इसी की मदद से केंद्रीय आकाशगंगा की असामान्य संरचना को देखा जा सका। चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने हमें उच्च ऊर्जा वाली दुनिया में झांकने का मौका दिया, जिससे हम ब्लैक होल पर गिरती गर्म गैसों को खोज पाए। वहीं हवाई में मौजूद केक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप या चिल्ली में लगा वेरी लार्ज टेलीस्कोप (वीएलटी) जैसे जमीनी विशालकाय दूरबीनों ने अपने विशाल दर्पणों और जटिल स्पेक्ट्रोग्राफों के साथ इस दूरस्थ प्रणाली में तारों की गति को मापने में मदद की। और अब हमारे पास है जेम्स वेब, जो इंजीनियरिंग बुद्धिमत्ता का एक चमत्कार है। यह हमें और भी दूर और भी गहराई से देखने का वादा करता है। इनमें से हर उपकरण हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और प्रोग्रामर के काम का निचोड़ एज है। हर तस्वीर या स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है, वह जटिल प्रक्रियाओं और कई वर्षों के अथक प्रयासों का परिणाम है। एबेल 206 की कहानी सिर्फ एक ब्रह्मांडीय पहेली की कहानी नहीं है। यह मानवीय जिज्ञासा और आविष्कारशीलता की भी कहानी है। यह ब्रह्मांड को समझने की हमारी अटूट इच्छा को दर्शाती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जब तक हमारे पास ऐसे अद्भुत उपकरण बनाने की क्षमता है, हम नई पहेलियों को खोजना जारी रखेंगे और देर सबेर उनके उत्तर भी पालेंगे। ज्ञान के लिए यह तकनीकी दौड़ आधुनिक विज्ञान के सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। आइए एक और पहलू पर विचार करते हैं, डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ की भूमिका। हम जानते हैं कि आकाशगंगाओं के समूह, गैलेक्सी क्लस्टर, मुख्य रूप से तारों और गैस से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय पदार्थ से बने होते हैं। यह पदार्थ न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित, लेकिन यह अपने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। एबल 268 को घेरे हुए डार्क मैटर का प्रभामंडल, हेलो, उसमें मौजूद सभी आकाशगंगाओं के कुल द्रव्यमान से सैकड़ों गुना अधिक है। यही वह चीज है जो पूरे सिस्टम को एक साथ बांधे रखती है। इस घटनाक्रम में डार्क मैटर ने क्या भूमिका निभाई होगी? पहला, यह एक सामान्य गुरुत्वाकर्षण विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनाता है, जिसके भीतर आकाशगंगाएं गति करती हैं। इसका वितरण ही इन विलीनीकरणों, मर्जर्स की दिशा और गति तय करता है। दूसरा, जब आकाशगंगाएं आपस में टकराती है, तो उनके तारों वाले हिस्से तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन डार्क मैटर के उनके प्रभामंडल लगभग बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के एक दूसरे में से गुजर जाते हैं। फिर भी वे सामान्य पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण घर्षण डालते हैं। इस प्रभाव को गतिक घर्षण, डायनामिक फ्रिक्शन कहा जाता है,
जो भारी वस्तुओं जैसे कि ब्लैक होल या आकाशगंगाओं के केंद्रकों को धीमा कर देता है और उन्हें सामान्य गुरुत्वाकर्षण विभव के केंद्र की ओर खींचता है। ब्लैक होल के बाहर निकलने वाले इजेक्टेड परिदृश्य में उसे न केवल अपनी आकाशगंगा के तारों के खिंचाव को पार करना पड़ता, बल्कि पूरे डार्क मैटर हेलो के भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण को भी झेलना पड़ता। इसका मतलब है कि आवश्यक किक वेग की गति उससे भी अधिक होनी चाहिए जितना हम अनुमान लगा रहे थे। दूसरी ओर खोल उतारने शेलिंग स्ट्रिपिंग के परिदृश्य में डार्क मैटर हेलो के सघन केंद्र में मौजूद दोहरे ब्लैक होल की गतिशीलता डायनेमिक्स बहुत जटिल हो सकती है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि डार्क मैटर केंद्र में एक बहुत सघन शिखर पीक बना सकता है, जिससे तारों के निष्कासन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चूंकि हम अभी भी ठीक से नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है और ये आपस में कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इस पहेली में इसकी भूमिका एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। एबल 22 स्कैप के रहस्य को सुलझाने से हमें अप्रत्यक्ष रूप से इस मायावी पदार्थ इल्यूसिव सब्सटेंस की प्रकृति के बारे में भी नई जानकारी मिल सकती है। इस रहस्य का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि शायद हम पहले इंसान नहीं हैं जो इस सवाल पर विचार कर रहे हैं। यदि ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, तो ए बेल 2021 अबेल 2022 क्लस्टर की किसी भी गैलेक्सी में एक पर्याप्त तकनीकी स्तर पर पहुंच चुकी सभ्यता ने इस विसंगति को अपनी आंखों से या कहें तो अपने टेलीस्कोप से देखा होगा। कल्पना कीजिए, एक सभ्यता जो इस क्लस्टर की किसी पड़ोसी गैलेक्सी के ग्रह पर रह रही है। उनके लिए केंद्र में मौजूद ये गैलेक्सी हमारे लिए एक धुंधले धब्बे की तरह नहीं होगी, बल्कि उनके रात के आसमान में यह एक विशाल और प्रमुख डोमिनेंट वस्तु होती। उन्होंने इसे अपने पूरे इतिहास में देखा होगा। उन्होंने इसे अन्य गैलेक्सीज को निगलते हुए देखा होगा और उन्होंने उस पल को देखा होगा जब इसका चमकीला केंद्र अचानक गायब हो गया। इसका उनकी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यह एहसास कि गैलेक्सी के केंद्र जैसी विशाल संरचनाएं भी गायब हो सकती हैं, उनके लिए एक मूलभूत आघात, फंडामेंटल शॉक रहा होगा। शायद अभी हमसे 2.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो दिखने में हमसे बिल्कुल अलग होंगे, वे भी अपने उपकरण इसी रहस्य की तरफ घुमा रहे होंगे, अपनी थ्योरीज बना रहे होंगे और बेसब्री से अपनी उन्नत ऑब्जर्वेटरीज, एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरीज से डेटा का इंतजार कर रहे होंगे। यह बेशक शुद्ध अटकल, प्योर स्पेकुलेशन है, लेकिन यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि भौतिकी के नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल है और ब्रह्मांड हमारे सामने जो पहेलियां अब रखता है वे भी सार्वभौमिक हो सकती हैं। हम सभी, चाहे हम इंसान हो या काल्पनिक एलियन, एक ही अनंत ब्रह्मांड के खोज करता है और एबेल 2061 जैसी वस्तुएं किसी भी बुद्धि के लिए एक साझा चुनौती पेश करती है, चाहे वह कहीं भी उत्पन्न हुई हो। ब्लैक होल की सीधी तलाश के साथ साथ वैज्ञानिक कुछ अन्य अप्रत्यक्ष सबूतों की भी खोज कर रहे हैं जो इस प्रणाली के अतीत पर रोशनी डाल सके। ऐसे ही अप्रत्यक्ष सबूतों में से एक है गोलाकार तारा समूह, ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स। ये लाखों या करोड़ों बहुत पुराने सितारों के घने गोलाकार झुंड होते हैं जो उपग्रहों की तरह आकाशगंगाओं की परिक्रमा करते हैं। एबेल 267 की केंद्रीय आकाशगंगा जैसी बड़ी आकाशगंगाओं में ऐसे हजारों गोलाकार गुच्छ मौजूद होने चाहिए। इनके वितरण और इनकी गति की जांच से हमें आकाशगंगाओं के विलय के इतिहास की पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर केंद्रीय आकाशगंगा कई छोटी आकाशगंगाओं को खुद में समाकर बनी है, तो उसने उन सभी के गोलाकार तारा समूहों को भी छीन लिया होगा। इसका मतलब है कि उसके पास तारा समूहों का एक बहुत बड़ा और व्यापक जाल होना चाहिए। हबल टेलीस्कोप ने वास्तव में इस आकाशगंगा के चारों ओर बड़ी संख्या में ये समूह खोजे हैं। उनके विश्लेषण से यह पता चला कि वे काफी हद तक सममित रूप से वितरित हैं और किसी भी हालिया बड़े विक्षोभ का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाते। ऐसा विक्षोभ हम अति विशाल ब्लैक होल के बाहर निकल जाने के बाद उम्मीद कर सकते थे।
उनकी गति इसके बजाय कई विलयों के कारण प्रणाली के धीमी और क्रमिक रूप से गर्म होने की प्रक्रिया से मेल खाती है। यह छिलका उतारने वाली परिकल्पना के पक्ष में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रमाण है। हालांकि इस डेटा में भी कुछ बारीकियां छिपी हैं। हम केवल सबसे चमकीले समूहों को ही देख पा रहे हैं और हो सकता है कि पूरी तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसकी क्षमता धुंधले और दूर के समूहों को भी देखने की है, इस प्रणाली का एक विस्तृत नक्शा तैयार करेगा, जिससे शायद इन दोनों परिदृश्यों के बीच का अंतिम फैसला हो पाएगा। इस ब्रह्मांडीय जासूसी कॉस्मिक डिटेक्टिव में हर छोटी से छोटी जानकारी मायने रखती है, भले ही वह नन्हे तारा समूहों का वितरण ही क्यों न हो। क्या होगा अगर हम कुछ बहुत ही स्पष्ट चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि यह वास्तव में कुछ भी गायब हुआ ही न हो? कुछ संदेहवादी यह विचार पेश करते हैं कि यह आकाशगंगा बस ऐसी ही पैदा हुई थी। हो सकता है कि निर्माण की कुछ दुर्लभ परिस्थितियां में हो, जिनके तहत एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा बिना किसी सघन केंद्रीय कोर के बन सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह आकाशगंगा क्रमिक विलय हायरार्किकल मर्जर्स के बजाय किसी विशाल गैस के बादल के सहज और बड़े पैमाने पर हुए संकुचन कोलैप्स से बनी हो, जिसमें किसी कारण से केंद्रीय अतिविशालकाय ब्लैक होल का निर्माण नहीं हो पाया। यह जन्मजात दोष की परिकल्पना कई गंभीर चुनौतियों का सामना करती है। पहली बात यह कि यह लगभग सभी आधुनिक ब्रह्मांडीय संरचना मॉडल, कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर मॉडल्स के विपरीत है, जो क्रमिक विकास हायरार्किकल क्लस्टरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, यह कल्पना करना कठिन है कि वह कौन सा तंत्र, मैकेनिज्म रहा होगा जिसने इतने विशाल पिंड में अति विशालकाय ब्लैक होल को बनने से रोक दिया। गुरुत्वाकर्षण अटल होता है। इतनी गहरी गुरुत्वाकर्षण की खाई के केंद्र में पदार्थ को संघनित, कंडेंस होकर ढहना ही चाहिए था। तीसरी बात, हमें इस प्रणाली में विलय, मर्जर के कई स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि विशाल तारों का प्रभा मंडल, स्टेलर हेलो, और गोलाकार तारक समूहों, ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स की बड़ी आबादी। ये स्पष्ट रूप से कोई शांत आकाशगंगा नहीं है जो अकेले शांति से विकसित हुई हो। अपनी कम संभावना के बावजूद इस विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड लगातार हमें हैरान करता रहता है। यदि अंततः अन्य सभी परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस गलत साबित होती हैं, तो वैज्ञानिकों को इस सबसे मौलिक विचार पर वापस लौटना होगा कि हम किसी तबाही का परिणाम नहीं देख रहे, बल्कि यह आकाशगंगाओं का एक पूरी तरह से नया, पहले से अज्ञात प्रकार है। शायद यह इस खोज का सबसे रोमांचक परिणाम होगा। ये पूरी कहानी हमें बहुत ही अमूर्त और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर लग सकती है। हम क्यों परवाह करें उन घटनाओं की जो करीब 3 अरब साल पहले ब्रह्मांड के किसी सुदूर कोने में हुई थीं? लेकिन हकीकत में इस पहेली का सीधा ताल्लुक हमारे अपने वजूद से जुड़ा हुआ है। हम जिस आकाशगंगा यानी मिल्की वे में रहते हैं, वह खुद स्थानीय समूह, लोकल ग्रुप नामक गैलेक्सियों के एक छोटे समूह का हिस्सा है, और हमारी आकाशगंगा अपनी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराने की राह पर है। लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में विलय करना शुरू कर देंगी और एक नई विशाल अंडाकार एलिप्टिकल आकाशगंगा बनाएंगी। खगोल शास्त्री मजाकिया तौर पर इसे मिल्कोमेडा कहते हैं। उनके केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारा धनु ए, सेजिटेरियस ए स्टार, और एंड्रोमेडा का उससे कहीं ज्यादा विशाल साथी ब्लैक होल भी अंततः आपस में मिल जाएंगे। इस विलय के दौरान भी गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी, और शायद गुरुत्वाकर्षण झटका, ग्रेविटेशनल रिकॉयल भी लगेगा। क्या यह झटका इतना मजबूत होगा कि नवजात ब्लैक होल को मिल्कोमेडा के केंद्र से बाहर फेंक दे? संभवतः नहीं, क्योंकि उनके द्रव्यमान का अनुपात काफी बड़ा है। लेकिन इबेल 2261 जैसे चरम मामलों का अध्ययन करने से हमें इन प्रक्रियाओं की भौतिकी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।
और हम अपने गांगे घर के सुदूर भविष्य की ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं। यह समझकर कि सबसे विशाल प्रणालियों में क्या गड़बड़ी हो सकती है, हम उन नियमों को बेहतर ढंग से समझते हैं जिनके आधार पर हमारी अपनी आकाशगंगा जीवित रहती है और विकसित होती है। एक तरह से एबेल 2 की खाई में झांककर हम अपने ब्रह्मांड के कोने के सबसे नाटकीय और संभावित भविष्य में झांक रहे हैं। आइए अब हम वापस जेम्स वेब टेलीस्कोप पर चलते हैं और उन खास अवलोकन योजनाओं की बात करते हैं जो इस पहेली को सुलझाने के लिए बनाई गई है। इनमें से एक मुख्य कार्यक्रम को प्राइम प्राइम नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम है प्राइमोर्डियल लाइक रिजॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ मिसिंग ब्लैक होल ई। इसे हम खोए हुए ब्लैक होल की खोज में आदिम वस्तुओं के अध्ययन जैसा अन्वेषण कह सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है क्लस्टर के केंद्रीय क्षेत्र की अत्यधिक गहरी तस्वीरें, अल्ट्रा डीप इमेजेस, कई इंफ्रारेड फिल्टर्स में लेना। इससे वैज्ञानिक तारों की आबादी के रंग और चमक के विस्तृत नक्शे तैयार कर पाएंगे। इन नक्शों के जरिए गैलेक्सी के अलग-अलग हिस्सों में तारों की उम्र और उनके रासायनिक संयोजन का पता लगाया जा सकेगा। यदि कोर गुरुत्वाकर्षण के झटके ग्रेविटेशनल रिकॉइल से नष्ट हुआ है, तो हमें पुराने तारों का वितरण अपेक्षाकृत एक जैसा दिखाई देना चाहिए। लेकिन अगर इसे किसी दोहरे ब्लैक होल ने निकाल बाहर किया है, तो हमें अधिक जटिल संरचना देखने को मिल सकती है, जिसमें अलग-अलग कक्षाओं में तारों की अलग-अलग आबादी होगी। एक और कार्यक्रम में वेब टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग उस संभावित भटकते हुए ब्लैक होल पर हो रहे गैस के संचय एक्रेशन के निशान खोजने के लिए किया जाएगा। भले ही वह एक्स-रे में दिखाई न दे रहा हो, गैस का हल्का सा गिरना भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विशिष्ट उत्सर्जन रेखाएं एमिशन लाइंस पैदा करेगा, जिसे वेब आसानी से पकड़ लेगा। इसी तरह उन अति सघन तारकीय समूहों हाइपर कॉम्पैक्ट स्टेलर क्लस्टर्स को खोजने की भी योजना है। वेब टेलीस्कोप न केवल उनकी तस्वीरें लेगा, बल्कि उनके स्पेक्ट्रम भी प्राप्त करेगा। इससे यह पुष्टि हो सकेगी कि वे वास्तव में गैलेक्सी के केंद्र से बाहर निकाले गए तारों से बने हैं, या वे केवल कोई यादृच्छिक रैंडम वस्तुएं हैं। इन अवलोकनों के लिए टेलीस्कोप के अनमोल समय के दर्जनों घंटे चाहिए होंगे और डेटा को प्रोसेस करने में भी महीनों लग जाएंगे। लेकिन इस रास्ते के अंत में हमें शायद एक बड़ी सफलता ब्रेकथ्रू मिलने वाली है। वैज्ञानिक समुदाय इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक है जब केवल एक विशिष्ट अवलोकन वर्षों से खगोलविदों को परेशान कर रही एक पहेली को सुलझा सकता है। आइए अब इस पहेली के वैज्ञानिकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करें। इस तरह की समस्या पर काम करना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक लंबी दौड़ यानी मैराथन है। इसमें सालों की कड़ी मेहनत, डेटा विश्लेषण में गुजारी गई कई बेहिसाब रातें और लगातार बने रहने वाले संदेह शामिल हैं। जरा उस शोधार्थी की कल्पना कीजिए जिसने भटकते हुए ब्लैक होल से सिग्नल खोजने में अपने जीवन के कई साल लगा दिए, लेकिन अंत में उसे सिर्फ शोर नॉइज ही मिला। या उस सिद्धांतकार के बारे में सोचिए जिसने एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया, लेकिन नए डेटा ने उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इसके लिए अपार धैर्य और बौद्धिक ईमानदारी की जरूरत होती है। अगर तथ्य आपकी सबसे प्रिय परिकल्पना हाइपोथेसिस के विपरीत है, तो आपको उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति की सुंदरता इसी में निहित है। यह निरंतर आत्म सुधार सेल्फ करेक्टिंग की प्रक्रिया है, जो गलतियों और खंडन के जरिए सत्य की ओर बढ़ती है। एबेल 261 की पहेली सिर्फ विचारों की प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह दुनिया भर के दर्जनों और सैकड़ों वैज्ञानिकों का सामूहिक प्रयास है। विभिन्न दूरबीनों, टेलीस्कोपों पर काम करने वाले प्रेक्षक, ऑब्जर्वर अपना डेटा साझा करते हैं। सिद्धांतकार और सिमुलेटर अपने मॉडल को इन डेटा से मिलाते हैं। ये एक निरंतर संवाद है, जो कभी-कभी कॉन्फ्रेंसों में तीखी बहसों में भी बदल जाता है। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, यह समझना कि वास्तव में वहां क्या हुआ था।
ज्ञान प्राप्त करने का यह सामूहिक जुनून, प्रकृति द्वारा हमारे सामने लाई गई इस पहेली को सुलझाने की यह सामान्य इच्छा ही विज्ञान की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। और भले ही हमें जल्द ही कोई अंतिम उत्तर न मिले, लेकिन खोज की यह प्रक्रिया ही हमें नए ज्ञान, नई तकनीकों और नए सवालों से समृद्ध करेगी। दो मुख्य परिकल्पनाओं, निष्कासन, इजेक्शन और कोर खाली करने, स्कावरिंग के अलावा इनके संकर, हाइब्रिड रूप भी मौजूद है। ये संभव है कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ हुई हों। कल्पना कीजिए, दो आकाश गंगाओं का विलय होता है। उनके ब्लैक होल एक द्वितारा प्रणाली बनाते हैं, जो कोर से सितारों को निकालना शुरू कर देती है। इससे कोर और अधिक विस्तृत हो जाता है। कुछ समय बाद ये दोनों ब्लैक होल अंततः आपस में मिल जाते हैं। विलय के क्षण में गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित धक्का, ग्रेविटेशनल रिकॉयल उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि कोर पहले से ही ढीला और विस्तृत हो चुका था, इसलिए नवगठित ब्लैक होल को बाहर निकालने के लिए एक अपेक्षाकृत कमजोर झटके, किक की भी जरूरत पड़ सकती थी। इस परिदृश्य में हम दो प्रभावों के संयोजन को देखते हैं, जिन्होंने एक दूसरे को बल दिया। यही बताता है कि यह प्रणाली इतनी चरम, एक्सट्रीम क्यों दिखाई देती है। पहले कोर का धीरे धीरे आंतरिक विनाश और फिर अंतिम प्रहार, जिसने केंद्रीय वस्तु को दूर कर दिया। ऐसी संकर मॉडलों का विश्लेषण करना कठिन होता है, लेकिन वे अधिक वास्तविक हो सकते हैं। ब्रह्मांड शायद ही कभी सरल और सुव्यवस्थित, एलिगेंट होता है। अधिकतर मामलों में इसमें एक साथ कई अलग अलग प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं। चुनौती यह है कि इस उलझन को सुलझाया जाए और यह समझा जाए कि कौन सी प्रक्रिया हावी, डोमिनेंट थी। और इसका समाधान भी केवल विस्तृत अवलोकन, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन से ही मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वेब टेलीस्कोप यह पता लगाता है कि तारकीय प्रभामंडल, स्टेलर हेलो का आकार बहुत विशिष्ट और विषम, एसिमेट्रिक है, तो यह विशेष रूप से इसी दो चरणीय प्रक्रिया की ओर इशारा कर सकता है। प्राचीन महाविपत्तियों द्वारा आकाशगंगा के शरीर पर छोड़े गए इन सूक्ष्म निशानों, इन घावों, स्कार्स को ढूंढना ही इस दिशा में अवलोकन खगोल विज्ञान, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है। एबेल 2161 की तुलना अन्य ज्ञात समस्याग्रस्त आकाशगंगा समूहों से करना दिलचस्प है। क्या यह पूरी तरह से अद्वितीय, यूनिक है, या इसके जैसे और भी मामले मौजूद हैं? खगोल शास्त्री उन आकाशगंगाओं के अन्य उदाहरणों को सक्रिय रूप से खोज रहे हैं, जिनके केंद्रक, कोर गायब है और उन्हें कुछ संभावित उम्मीदवार भी मिले हैं। उदाहरण के लिए, कन्या, विर्गो समूह में एनजीसी 467 बी नामक आकाशगंगा है, जो विशाल आकाशगंगा मेसियर 87 का उपग्रह, सैटेलाइट है। इसमें भी एक दोहरा केंद्रक, डुअल कोर है, जो शायद हाल ही में हुए विलय, मर्जर और न मिल पाए दोहरे ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देता है। एक और उदाहरण है एबेल सेफ्थोसैटनाइट समूह, जिसके केंद्र में भी एक ऐसी आकाशगंगा है जिसका केंद्रक बहुत धुंधला, ब्लर हो चुका है। हालांकि इनमें से कोई भी मामला एबेल तोदासपोसकियुन जितना अत्यधिक एक्सट्रीम नहीं है। उन मामलों में केंद्रक या तो इतने फीके नहीं है, या फिर अन्य संकेत मौजूद है जो अधिक सामान्य प्रक्रियाओं की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल एबेल 2067 ही इस असामान्यता का सबसे ज्वलंत उदाहरण और रिकॉर्ड धारक बना हुआ है। यही बात इसे इस घटना के अध्ययन के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बनाती है। अपने सर्वोत्तम उपकरणों को इस एक ही पिंड पर केंद्रित करके हम इस प्रक्रिया के भौतिक विज्ञान को उसके सबसे शुद्ध और चरम रूप में समझने की उम्मीद कर सकते हैं। और फिर इसी ज्ञान से लैस होकर हम अन्य, कम स्पष्ट मामलों की ओर वापस जा सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या वे भी इसी घटना का हिस्सा हैं। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है कि एक अनोखी लेकिन बहुत ही असामान्य वस्तु का अध्ययन सैकड़ों सामान्य वस्तुओं के आंकड़ों के मुकाबले कहीं अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। आइए पल भर के लिए कल्पना करें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वह चीज खोज निकाली। उसने आकाशगंगा के केंद्र से हटकर सितारों का एक छोटा सघन झुंड, क्लस्टर ढूंढ लिया। उसके स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि वहां तारे बहुत तेज गति से घूम रहे हैं,
जो इस बात का संकेत है कि केंद्र में कोई अदृश्य और विशालकाय वस्तु मौजूद है। यही है वह, अपने पूरे समूह के साथ आकाशगंगा से बाहर निकल चुकी विशालकाय ब्लैक होल। तो वैज्ञानिक दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये हर वैज्ञानिक पत्रिका और हर सम्मेलन की नंबर 1 खबर बन जाएगी। यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी की जीत होगी। एक और अद्भुत पुष्टि उसकी भविष्यवाणियों की। ये आकाशगंगाओं के विकास को समझने के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वस्तु का अध्ययन करने के लिए टूट पड़ेंगे। उसकी द्रव्यमान, गति और मार्ग को मापने की कोशिश करेंगे। सैद्धांतिक वैज्ञानिक, थ्योरी एक्सपर्ट्स, यह देखने के लिए होड़िएट करेंगे कि ब्लैक होल के टकराकर बाहर निकलने की जो गति मिली है, उसे उनका कौन सा मॉडल सबसे अच्छी तरह समझाता है। यह खगोल भौतिकविदों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स की एक पूरी पीढ़ी के लिए यूरेका मोमेंटस होगा। लेकिन क्या होगा अगर इसका उल्टा हो जाए? क्या हो अगर वेब टेलीस्कोप के सबसे गहरे अवलोकन भी हमें कुछ न दिखाए? न कोई भटकता हुआ ब्लैक होल, न कोई दोहरे केंद्र की संरचना, न कोई अन्य स्पष्टीकरण। अगर आकाशगंगा का केंद्र बस खाली और शांत निकला तो शायद ये और भी ज्यादा रोमांचक परिणाम होगा। इसका मतलब होगा कि हम किसी मौलिक चीज को बुनियादी तौर पर नहीं समझ रहे हैं। यह हमारे ज्ञान में एक बड्ढे अंतर को दर्शाएगा। ये संकेत देगा कि हमें नई भौतिकी, न्यू फिजिक्स की जरूरत है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसकी असली शुरुआत होगी। यह युवा वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को पूरी तरह से नए, अकल्पनीय विचारों की तलाश करने के लिए मजबूर कर देगा। और विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले यही क्षण होते हैं, जब प्रकृति के सामने हम पूरी तरह से अचंभित और भ्रमित खड्डी ढीठे होते हैं। जवाब जो भी हो, जीत हमारी ही होगी। हम या तो अपने सबसे साहसी सिद्धांतों की पुष्टि कर देंगे, या फिर ज्ञान के एक बिल्कुल नए अनजाने क्षेत्र का दरवाजा खोलेंगे। इस लंबी यात्रा के समापन पर आइए हम वापस रात के आकाश की छवि की ओर लौटें। जब हम तारों को देखते हैं तो हमें एक व्यवस्था और समरूपता दिखाई देती है। ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, तारे अरबों सालों तक शांति से चमकते हैं, और आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, अंतरिक्ष की शून्यता में शान से तैरती है। लेकिन अबेल तोसियोसगबाट, अबेल 2261 की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दिखने वाली शांति के पीछे अकल्पनीय शक्ति और अराजकता, केओस की प्रक्रियाएं छिपी हुई है। ब्रह्मांड कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि एक गतिशील, लगातार बदलती रहने वाली जगह है। यहाँ आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं, ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं, और पूरी की पूरी तारकीय प्रणालियों, स्टार सिस्टम्स को अंतर आकाश गंगा के अंधेरे में फेंक दिया जाता है। यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। दूरबीनों, टेलीस्कोप्स की मदद से हमने तो अभी बस इस दुनिया की सतह को छूना शुरू ही किया है। इस जैसी हर नई पहेली हमें दिखाती है कि खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। यह हम में ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और जटिलता के सामने नम्रता, ह्यूमिलिटी पैदा करती है, और साथ ही यह हमें आशा और रोमांच से भर देती है। आशा कि हम अपनी बुद्धि और अपने उपकरणों के सहारे इन पहेलियों को सुलझा पाएंगे, और उस रोमांच से जो नए अनजाने संसार की दहलीज पर खड़े खोजकर्ताओं में होता है। गायब हुई आकाशगंगा का रहस्य सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या नहीं है। यह एक ऐसा रोमांचक सफर है जो हमारी आंखों के सामने खुल रहा है, और हम सब इसके साक्षी, विटनेसेस हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम इस अद्भुत कहानी का अगला अध्याय जान पाएंगे। तो हम एबेल 2261 क्लस्टर समूह के केंद्र तक के अपने सफर के अंत में आ चुके हैं। आइए एक बार फिर से सभी चीजों को संक्षेप में समझते हैं। हमने आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे रोमांचक पहेलियों में से एक का सामना किया है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक के केंद्र से उसका नाभिक, कोर और संभवतः उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल गायब है। हमारे पास दो मुख्य सिद्धांत हैं, दो बड़े संदिग्ध। पहला है ग्रेविटेशनल रिकॉयल, गुरुत्वाकर्षणीय प्रतिक्षेप का परिदृश्य। दो ब्लैक होल के विनाशकारी विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का इतना शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न हुआ कि नवजात दानव अपनी आकाशगंगा से
तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। पीछे उसने सिर्फ एक सूजा हुआ और वीरान तारकीय प्रभामंडल छोड़ दिया। दूसरा है शैल हटाने का परिदृश्य, द शेल स्ट्रिपिंग सिनेरियो। इसके अनुसार केंद्र में एक नहीं बल्कि दोहरी या तिहरी ब्लैक होल प्रणाली छिपी हुई है, जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण के नृत्य से अरबों वर्षों के दौरान केंद्र क्षेत्र से सभी तारों को बस झाड़ू लगाकर बाहर निकाल दिया है। दोनों ही सिद्धांतों के अपने पक्ष और विपक्ष हैं और अभी तक किसी को भी निर्णायक पुष्टि नहीं मिली है। हबल और चंद्रा जैसे दुनिया के बेहतरीन दूरबीनों से किए गए अवलोकन भी अभी तक धूम्रपान करती बंदूक यानी स्पष्ट सबूत को नहीं ढूंढ पाए हैं। अब सारी उम्मीद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर टिकी है। संभव है कि यह दूरबीन अभी इस रहस्य को भेद रहा हो और इसका डेटा आकाशगंगाओं के विकास के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कहानी एक जीता जागता उदाहरण है कि ब्रह्मांड अभी भी आश्चर्यों से भरा है और इसके मूलभूत रहस्यों के जवाब अभी भी बाकी है। इस ब्रह्मांडीय खाई में गोता लगाने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको दुनिया की विशालता और रहस्यों के एहसास के साथ शांति से सोने में मदद करेगा। नई कहानियों को मिस न करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह दिलचस्प लगा हो तो लाइक बटन दबाएं। अब आपके लिए मुख्य सवाल, आपको कौन सा सिद्धांत ज्यादा विश्वसनीय लगता है? बाहर फेंका गया ब्लैक होल या कई राक्षसों का गुरुत्वाकर्षण नृत्य? क्या हो सकता है आपके पास अपना कोई बिल्कुल ही पागलपन से भरा विचार हो? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। शुभ रात्रि।